हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिखरपुर नामक एक गांव में भूषण अपनी बीवी फाल्गुनी और दो छोटे बेटे बेटी राधा और राजू के साथ रहा करता था। भूषण अपने खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरे भरे सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अरे भाई साहब, मुझे 2 किलो भिंडी और टमाटर दे दो। अरे भूषण भाई, तुम्हारे खेत की सब्जियां पूरे बाजार में सबसे फ्रेश और स्वादिष्ट होती हैं। मुझे 3 किलो प्याज और 2 बड़ी जोड़ी मेथी देना, और साथ ही 20 रुपए का थोड़ा पुदीना भी डाल देना। जी शुक्रिया, मैं अभी आपकी सब्जियां पैक कर देता हूँ। भूषण अपने खेत में सब्जियों को बहुत ही प्यार और स्नेह से उगाता। गर्मी का मौसम आ चुका था। तपती धूप में भूषण सब्जियां बेचता। उसकी बीवी उसे रोज जाते समय ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर देती। जल्दी करो फाल्गुनी, मुझे देरी हो रही है बाबा। ये लीजिए, वो पड़ोस वाली लतिका जी है ना, उनके यहाँ फ्रिज से बर्फ लेने गई थी। वो इतनी अमीर है, लेकिन उनमें रत्ती भर का घमंड नहीं है। उनके घर गई तभी ऐसे लगा जैसे रेगिस्तान से हिमाचल की पहाड़ियों में चली गई। क्योंकि उनके घर में तो हर तरफ एसी लगी हुई थी। काश हमारे पास भी एसी होता। दिन में सपने मत देखो। और जल्दी से ये नींबू पानी का गिलास मुझे पकड़ा दो, ताकि मैं इसे पीकर सब्जी बेचने के लिए निकलूं। एक तो पहले ही सूरज सर पर चढ़ चुका है और आज बहुत लेट भी हो गया है। भूषण ठंडा ठंडा नींबू पानी पीता है और वो सब्जी बेचने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखता है, अचानक से जमीन में क्रैक्स होने लगते हैं और एक खतरनाक भूकंप आ जाता है जो पूरा गांव तबाह करके रख देता है। आधा गांव उस भयानक भूकंप में खत्म हो जाता है। भूषण, फाल्गुनी और राधा, राजू चारों सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब वो सड़क पर आ चुके थे। भीषण गर्मी में वो चारों यहाँ से वहाँ नंगे पांव भटकते फिरते हैं। माँ, पापा, मेरे पाँव बहुत जल रहे हैं। और मेरे भी माँ पापा। राधा बिटिया, तू मेरे पास आ। राजू बेटा आओ। भूषण राधा को अपनी गोदी में उठाकर चलता है और फाल्गुनी राजू को अपनी गोदी में उठाकर चलती है। दोनों मियाँ बीवी के पैरों पर मानो अंगारों जैसे चटके लगते हैं। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों के लिए उफ तक नहीं करते। वो सभी एक नदी किनारे रुककर पानी पीते हैं और एक पेड़ की छांव में झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी खेती, मेरा घर, सब कुछ। अब हम कैसे जिएंगे इस जान लेने वाली भयंकर गर्मी में? हमारे बच्चे। जी, आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा भला? हम दोनों अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। फाल्गुनी और भूषण दोनों ही एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरों वाला काम ढूंढ लेते हैं और वहीं पर काम करने लगते हैं। उस अमीर आदमी का नाम धनराज होता है और वो अपनी बीवी सागरिका और छोटी बेटी टीना के साथ रहता था। उनके घर में हर एक कमरे में एसी लगा हुआ था। एक दिन जब राजू और राधा दोनों ही अपने माँ पापा संग काम पर आते हैं, तभी वो टीना के कमरे में बाहर चुपके से देखते हैं। टीना, ये लो बेटा, आइसक्रीम, कपकेक और कोल्ड ड्रिंक्स। आराम से बैठकर पियो और अपना फेवरेट कार्टून देखो। इसके बाद स्टडी करना है आपको, ओके बेटा? हाँ मम्मा, मैं एक बार में समझ जाती हूँ। आप बार बार मत बोला करो। मुझे एक ही चीज, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। ठीक है बाबा, जरा कुछ बोलो नहीं कि बस हिटलर बन जाती है। अच्छा, मैं एसी ऑन करके जा रही हूँ। जब ज्यादा ठंडा लगे तब एसी ऑफ कर देना, ओके? ओके। सागरिका टीना के कमरे के एसी ऑन करके चली जाती है और उस कमरे से ठंडी ठंडी हवा बाहर भी आ रही थी, जिसका आनंद राधा और राजू चुपके से उठा रहे थे। वाह यार राजू, है ये टीना कितनी भाग्यवान है ना, इसके कमरे में तो एसी है। हाँ हाँ राधा, काश हम भी एसी में ही रह पाते। तभी टीना उन दोनों को देख लेती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम दोनों गरीब फटीचर लोग यहाँ पर मेरे कमरे के बाहर खड़े रहकर फ्री फंड में एसी की हवा खा रहे हो। बेवकूफ, बेशर्मो। हाँ,
निकल जाओ यहाँ से। टीना उन दोनों को धक्का मार कर गिरा देती है। तभी वहां पर धनराज, सागरिका, भूषण और फाल्गुनी आ जाते हैं। राधा, राधा बिटिया, राजू बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं पापा, हम ठीक हैं। पक्का ना बच्चों? हाँ माँ, पक्का। मम्मा, पापा, ये दोनों गरीब मेरे रूम के बाहर खड़े होकर एसी की हवा खा रहे थे। सागरिका और धनराज गुस्सा हो जाते हैं और फाल्गुनी और भूषण को खूब सुनाते हैं। अरे तमीज वगैरह कुछ सिखाया है कि नहीं तुम दोनों ने अपने बच्चों को? हमने गलती कर दी जो तुम्हारे गंदे घटिया बच्चों को हमारे साफ और सुंदर से घर में आने दिया। इनसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से रफा दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मालकिन, मैंने कहा ना, निकालो इस कचरे को मेरे शीश महल से बाहर, वरना मैं तुम दोनों को काम से हटा दूंगी और किसी और को रख लूंगी। समझ गए तुम दोनों? मजबूर और लाचार फाल्गुनी और भूषण राधा और राजू को झोपड़ी वापस जाने कहते हैं और वो दोनों भी बिना कुछ कहे चुपचाप चले भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद थोड़े बहुत पैसे आने के बाद वो लोग एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी माँ पापा, हम अब एक घर में रहने तो आ गए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक पंखा ही है। क्या हम अपने घर में एक एसी लगा लें? हाँ माँ पापा, हमें भी टीना की तरह एसी के कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सोना है। हाय, कितना सुंदर लगेगा फिर तो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते जो हम एसी खरीद सकें। माफ करना बच्चों, माफ करना। रूठो मत, मेरे पास एक उपाय है जिससे एसी की जैसी हवा लगेगी, लेकिन ये वाली एसी थोड़ी देसी और अतरंगी है। फाल्गुनी गीले रजाइयों को खिड़कियों पर टांगती है जिससे घर ठंडा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों का मुंह उतरा हुआ ही रहता है। फाल्गुनी और भूषण भी बहुत दुखी होते हैं। एक दिन भरी दोपहर में जब सागरिका बंगले के गार्डन एरिया में पौधों को पानी दे रही होती है, तभी दो गुंडे आकर उसे एक वैन में किडनैप करके चले जाते हैं। मालकिन! फाल्गुनी, चलो जल्दी, हम साइकिल पर सवार होकर उनका पीछा करेंगे। तुम साइकिल के पीछे बैठकर पुलिस को फोन लगाओ, तब तक जल्दी जल्दी। भूषण और फाल्गुनी दोनों साइकिल पर सवार होकर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें रोक ही देते हैं। फाल्गुनी सागरिका को गुंडे से अलग करती है और भूषण उन गुंडों को खूब पीटता है। उतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों बदमाश गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में जब धनराज और टीना को ये बात पता चलती है, तब उन्हें भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। धन्यवाद भूषण, फाल्गुनी, मैंने तुम दोनों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने फिर भी मेरी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। थैंक यू अंकल आंटी, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। मेरी तरफ से आपको और राधा राजू को भी सॉरी। ये लो भूषण, मना मत करना। इन पैसों को हमारी तरफ से प्यार भरा नजराना समझना। हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है। वो तीनों भूषण और फाल्गुनी से माफी मांगते हैं और भूषण और फाल्गुनी उन पैसों से अपने घर के लिए एसी खरीदते हैं और वो चारों एसी में रहकर बहुत खुश होते हैं। ये हमारे घर एसी आ गई, एसी आ गई। राधा और राजू तो खुशी के मारे झूमते नाचने लगते हैं। इस तरह वो लोग हंसी खुशी से एक साथ एक सुंदर सा जीवन बिताते हैं। मधु अपने बेटे पुलकित और बहू स्वाति के साथ रहती है। पुलकित गांव की एक फैक्ट्री में काम करता है और वो तीनों एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वाह 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 माँ, आपके हाथ के पराठे और अचार खाकर तो कोमा में गया हुआ आदमी फिर से जिंदा हो जाए। इसका स्वाद की बात ही अलग है। हाँ माँ जी, शादी को 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने से मैं आपके जैसे पराठे और अलग अलग प्रकार के अचार बनाना सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सीख ही नहीं पाई हूँ। न जाने ऐसा कौन सा जादुई मंत्र फूंकती हो आप अपने इन सारी चीजों में। तुम दोनों भी ना, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अचार और पराठे बनाना मैंने अपनी नानी माँ से सीखा था और मैं नहीं जानती थी कि मेरे हाथ के बने पराठों का स्वाद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। शायद ये सब प्यार का ही असर है। मतलब? मेरी नानी माँ कहती थी कि व्यक्ति खाना बनाने वक्त अपने मन में जो भाव रखेगा,
खाना भी वैसा ही बनेगा। अगर वो गुस्से में खाना बनाएगा तो खाने का स्वाद भी बिगड़ेगा और खाने वाले की तबीयत भी खराब होगी। लेकिन वही अगर व्यक्ति मन में अटूट प्यार का भाव रखकर खाना बनाएगा तो वो प्यार उस खाने में अपने आप समा जाएगा और फिर व्यक्ति को न सिर्फ वो खाना पसंद आएगा बल्कि उस खाने वाले व्यक्ति के जीवन में भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बरसेगा। क्या बात है माँ, कितनी सुंदर बात कही है आपने, दिल खुश हो गया। लो और पराठे लो और ये मक्खन भी तो लगाओ। ये मक्खन भी मैंने घर पर ही बनाया है बेटा। हाँ माँ, मक्खन भी बहुत ही उम्दा बना है। तुसी ग्रेट हो माँ। पगला कहीं का। एक दिन जब पुलकित और स्वाति दोनों बाहर घूमने गए होते हैं तभी वो जिस बस में जा रहे थे वो बस खाई में गिर जाती है और सबकी मौत हो जाती है। अपने बेटे बहू के जाने के बाद मधु पूरी तरह टूट जाती है। उसे सांत्वना देने के लिए गांव में रह रही उसकी चचेरी बहन सुलोचना उसके पास आती है। मधु, हिम्मत रख बहन, इस तरह टूट जाएगी तो कैसे चलेगा। अब देख, मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर जा चुका है अपनी बीवी के साथ। उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं अकेली जी रही हूँ ना। हमें जीना पड़ेगा। अब हम दोनों ही एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही हैं बहन। हाँ सुलोचना, तुम सच कह रही हो। मेरे बेटा बहू जहाँ कहीं भी हो बस खुश रहें। काश उन दोनों की जगह मैं मर जाती। वो दोनों तो जवान थे और कितनी जिंदगी बाकी थी उन दोनों की। अब जिसके साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। होने को कौन टाल सकता है और ना कोई टाल पाया है आज तक। मधु कुछ दिन तक बहुत उदास रहती है, लेकिन फिर वो अपनी हिम्मत बढ़ाकर काम करने को तय करती है। वो यहाँ वहाँ जाकर काम मांगने लगती है। साहब, मुझे काम दे दो। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए अम्मा, यहाँ पर आपके लिए कोई काम नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है साहब, भगवान आपका भला करे। मधु को दिन रात ढूंढने पर भी कोई काम नहीं मिलता और इन सब से वो और ज्यादा हताश हो जाती है। जिसके बाद उसके दिमाग में एक बेहतरीन ख्याल आता है। जब वो अपने रसोई में पड़े एक डब्बे की तरफ देखती है जिसमें अचार और पराठे होते हैं। अचार पराठा? मेरे हाथ के अचार पराठे तो हर किसी को बेहद पसंद आते हैं। क्यों ना मैं अचार पराठे बेचने लगूं। हाँ, यही सही सुझाव है। अब चाहे मैं इस काम में सफल हो पाऊं या ना हो पाऊं, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगी। लेकिन एक समस्या है, मैं ठेला और बाकी का सामान कैसे खरीदूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तभी मधु की नजर खटिये के नीचे रखे संदूक पर जाती है। वो संदूक को खोलती है और उसमें पुराने कपड़े, कुछ किताबें और 2 कंगन होते हैं। ये कंगन मुझे पुलकित के पिताजी ने दिए थे। ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। लेकिन समय हमारी ऐसी अग्नि परीक्षा लेता है कि हमें ना चाह कर भी वो करना पड़ता है, जो करने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। खैर, सामान से क्या होता है, यादें तो दिल में बसी होती हैं। और मेरे दिल से पुलकित के पिताजी और बहू की याद कभी नहीं जाएगी। वो तीनों हमेशा मेरे दिल में बसे रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए पुलकित के पिताजी, लेकिन मुझे ये बेच नहीं पड़ेंगे। मधु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने वो कंगन बेचे और उन पैसों से एक ठेला खरीदा और ठेले पर रखने वाला बाकी का सारा सामान भी। और वो अब अचार पराठा बेचने लगी। 2 से 3 दिनों में ही उसका अचार पराठा ठेला पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। क्या कमाल का आलू का पराठा है, और ये नींबू का अचार, आहा, कतई कमाल। एकदम लल्लन टॉप बने हैं ये गोभी और मूली के पराठे। मुझे ये आम और नींबू का अचार बांध कर दे दो। मेरी घरवाली भी इसे खाकर एकदम खुश हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी देती हूँ। मधु अपने ठेले पर आए हर गरीब व्यक्ति को भी खाना देती। लेकिन दादी, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। मैं नहीं खाऊंगा इस पराठे को।
जब पैसे आ जाएंगे तब खाऊंगा। ना मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते। बच्चे, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें जितने पराठे खाने हैं खा सकते हो। बैठो और आराम से खाओ। ये लस्सी भी पीना, ये लो। ठीक है दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत प्यारी दादी हो। सभी मधु की अच्छाई देख उसकी खूब तारीफ करते हैं। मधु का ठेला इस बात के लिए भी काफी चलता है क्योंकि वहाँ के पराठों के दाम बहुत कम होते हैं और स्वाद भी उतना ही अच्छा और जबरदस्त होता है। मधु अब बहुत सारे पैसे कमा लेती है और खुद का घर बना लेती है। वो अब अपना एक खुद का ढाबा भी खोल देती है और उसमें वो पराठे बेचती है। लेकिन अचानक से मधु का स्वभाव बदलने लगता है। वो अब काफी लालची और घमंडी हो जाती है। दादी, आपने मेरे भाई को पराठा दिया था, मुझे भी दोगी? सिर्फ एक पराठा दे दो, उसी से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। चल दफा हो जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं ये सड़क छाप भिखारी। खबरदार, जो आइंदा से मेरी दुकान के इर्द गिर्द दिखे भी तो। लेकिन दादी, लगता है तुम जैसे भिखारी ऐसे नहीं मानेंगे। ऐसे ना, सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 1 मिनट, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मधु उस गरीब बच्ची को लाठी से मारती है और भगा देती है। सभी मधु का ये रूप देख हैरान रह जाते हैं। मधु अब अपने पराठों के दाम भी बढ़ा देती है और हर किसी से बुरी तरह पेश आती है, बदतमीजी से बात करती है। थोड़ा और अचार दे दो अम्मा। आपके पराठों में पहले जैसी बात ही नहीं रही। पहले कितने अच्छे लगते थे। अरे ओ लंगूर, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है मैंने जो मुफ्त में खाना बांटती फिरूं। जितना दिया है उतना ठूस, वरना चलता बन। ओ हीरोइन, तेरा क्या है? तुझे कितने पराठे चाहिए? भौंक जल्दी। हे भगवान, ये अम्मा के स्वभाव को हो क्या गया है? अरे गांव वालों, इसके ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए। जब से इसके पास ढेर सारे पैसे आए हैं तब से ये घमंडी हो चुकी है। चलो यहाँ से। और नहीं तो क्या, आज के बाद कोई भी तुम्हारे ढाबे पर पराठे खाने नहीं आएगा। अम्मा देखना अब। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों के आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेवकूफ कहीं के। सभी ग्राहक वहाँ से गुस्सा होकर जा ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ पर असली मधु आ जाती है और वो नकली मधु के चेहरे का मास्क उतार देती है और सभी ढाबे में सुलोचना को देख दंग रह जाते हैं। ये क्या, ढाबे में तो कोई और ही है? इसका मतलब ये सुलोचना काकी मधु काकी की चेहरे का मास्क पहनकर यहाँ ढाबे में खाना बेच रही थी। हाँ, ये मेरी चचेरी बहन सुलोचना मेरी तरक्की से जलने लगी और इसने शहर से मेरी शक्ल जैसा चेहरा बदलने वाला मास्क बनवाया और मुझे अगवा करवा कर मेरी जगह ले ली यहाँ आकर। और ये मास्क पहनकर तुम सबके साथ बुरी तरह पेश आने लगी ताकि तुम सब मेरे ढाबे पर आना बंद कर दो और मुझसे नफरत करो। बाप रे, अपनी ही बहन के साथ ऐसा कौन करता है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं चालाकी से उन गुंडों के चंगुल से बच निकली और मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और अब तू भी जेल जाएगी सुलोचना। नहीं मधु, ऐसा मत कर। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत कर। मुझसे भूल हो गई, मैं आइंदा से ये गलती नहीं दोहराऊंगी। माफ कर दे बहन मुझे। नहीं सुलोचना, अरे तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने? तेरी ही बुरी हरकतों के कारण तेरा बेटा बहू तुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरे बेटे बहू हमेशा तुझसे मिलने आते थे। हम तेरा कितना ख्याल रखते थे। हमने तुझे हमारे साथ रहने के लिए भी कहा था, लेकिन तुझे अकेले रहना था। हर तरह से मैंने तेरा अच्छा ही किया, लेकिन तूने मुझे उसके बदले में क्या दिया? अरे लानत है तुझ पर, तू बहन कहलाने के लायक ही नहीं। सुलोचना को पुलिस के हवाले किया जाता है और उस दिन के बाद से मधु फिर से अचार पराठे बेचना जारी रखती है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। नेहा अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है। नेहा सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है। ये देखकर नेहा की माँ राधा कहती है, अरे वाह, आज फिर तूने सुबह सुबह सबके लिए खाना बना दिया। माँ, मेरा तो यही मानना है कि इंसान जो खाना सुबह खाकर जाता है ना, उससे ही उसका पूरा दिन चलता है। बस इसीलिए मैं सुबह सबके लिए खाना बनाती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ, अब कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर हम सबका क्या होगा?
हम सबको तो तूने सुबह सुबह खाने की आदत लगवा दी है बेटा, इसके बाद क्या होगा। हाँ माँ, ये तो आप सबके लिए परेशानी वाली बात है, लेकिन मैं सुबह ही फोन कर दूंगी कि खाना बना लो। हाँ, अब बस यही तो रहेगा। वैसे तेरे ससुराल वाले तो तुझसे बहुत खुश रहेंगे। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी अमन से हो जाती है और नेहा बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां नेहा की सास गायत्री उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब से ये तुम्हारा ही घर है, इसे अपना घर समझना और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो किसी को भी बेझिझक बोल सकती हो। माँ, भाभी तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। भैया आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं भी कुछ बुरा नहीं लगता हूँ, मैं भी काफी अच्छा लगता हूँ। क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे तुम दोनों ही बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा रचना बहू, अब थक गई होगी, तू ना उससे ज्यादा बातों में मत लगा। उसे उसके कमरे में ले जाकर बहू थोड़ा सा आराम कर लेगी ना, तो तू उसे ले जा। कल बहू को सुबह सुबह उसकी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है ना। बहू, पता तो है ना तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में? जी माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में पता है, आप चिंता मत कीजिए। कल मैं सबके लिए कुछ खास नाश्ता बनाऊंगी। नेहा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर रसोई में जाती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। आज मैं सबके लिए मटर पुलाव, दम आलू और पूड़ियाँ बनाती हूँ। मीठे में सबके लिए मैं खीर बना दूंगी। हाँ, नेहा सबके लिए सुबह ही खाना बनाकर रख देती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी खाने की टेबल पर कोई नहीं आता। ये क्या, इतनी देर हो गई है, अब तक तो सबको खाने के लिए आ जाना चाहिए था। अब तक कोई भी खाना खाने क्यों नहीं आया है? एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर सबको बोल देती हूँ। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, खाना बन गया है, आप और पापा जी आ जाओ, खाना खा लो। क्या इतनी सुबह सुबह खाना बन भी गया? हाँ पापा जी, खाना बन गया है। सबके लिए दम आलू, मटर पुलाव, पूरियाँ और खीर बनाया है मैंने। नहीं नहीं बहू, अभी तो मैं उठाई हूँ, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिन में ही खाऊंगा। कोई बात नहीं, माँ जी आप खा लीजिए। नहीं बहू, मैं भी अभी नहीं खाती। हमारे घर में सुबह कोई खाना नहीं खाता है, सब खाना दिन में ही खाते हैं। कल तुझे बताना भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, हम सब दिन में खा लेंगे। नेहा को अपना ससुराल देखकर काफी हैरानी होती है। सब लोग दिन के समय ही खाना खाने आते हैं। भाभी, ये क्या, खाना तो पूरा ठंडा हो गया है। ठंडा तो होना ही था, क्योंकि ये खाना मैंने सुबह का बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, कल से दिन में ही बनाना, अभी तो हम खा ही लेंगे जैसे तैसे। कई दिन निकल जाते हैं और अब नेहा दिन के समय ही खाना बनाती, पर नेहा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब बस बहुत हो गया, यहाँ तो कोई भी अपनी सेहत को लेकर, समय को लेकर पाबंद है ही नहीं। अरे सुबह खाना चाहिए, लेकिन दिन में खाते हैं खाना। पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सुबह का खाना सुबह ही खिलाऊंगी। देखती हूँ कोई कब तक मना करता है। नेहा अब हर रोज सुबह खाना बनाने लगती है। खाना बन गया है, आ जाओ सब लोग खाना खा लो। नेहा के बुलाने से भी कोई नहीं आता और सब दिन में ही खाना खाने आते। अरे बहू, ये क्या है, हमने तुझे कितनी बार समझा दिया, अब तक तू क्यों नहीं समझ पाई है? हम सुबह नहीं खाते हैं, हर रोज सुबह खाना बनाकर हमारी क्यों नींद खराब करनी है? लेकिन पापा जी, समझ तो आप लोग नहीं रहे हो। अरे सुबह ही हम सबको खाना खाना चाहिए। बहू, तुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है, कभी ये नहीं कहता कि सुबह उठकर खाना बनाओ। हाँ, फिर तू क्यों ससुराल वालों की नींद के पीछे लग गई है? खुद भी सो और हमें भी चैन से सोने दे। नेहा की कोशिशों का उसके ससुराल वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। ओहो, क्या है ये सब? अगर मेरे ससुराल वाले खुद को ढीठ समझते हैं ना, तो कोई बात नहीं, अब इन्हें मैं भी बता ही देती हूँ कि मैं भी कोई कम ढीठ नहीं हूँ। अब सुबह का ही खाना तीनों टाइम खाओ, फिर चाहे मुंह बनाकर या खुशी खुशी। अगर ताज़ा खाना सबको खाना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। नेहा अब सुबह का बनाया खाना ही तीनों टाइम अपने ससुराल वालों को परोसने लग जाती है। ऐसी एक रात बहू सबको सुबह का खाना बनाकर दे रही होती है। बहू, ये क्या है? राजमा चावल तो तूने सुबह ही बनाए थे ना, फिर तू यही हमें रात के लिए क्यों परोस रही है? रात के लिए कुछ ताज़ा क्यों नहीं बनाती?
माँ जी, वो क्या है ना, आप लोगों को सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है और मुझे तीनों टाइम ताज़ा खाना बनाने में तकलीफ होती है। अब मैं आप लोगों को सुबह नहीं उठा रही, तो आप लोग भी बासी खाना खाकर एडजस्ट कर लो ना। बहू, रोज रोज बासी खाना कौन खा सकता है? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो। पापा जी, तबीयत की चिंता तो आपको शुरू से ही नहीं है, और बात साफ है, ताज़ा खाना खाना है तो सुबह सबको उठना पड़ेगा। मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ, आप सुबह उठकर एक टाइम ताज़ा खाना खाओ, फिर आपको तीनों टाइम ताज़ा खाना ही मिलेगा। भाभी, लेकिन ये जबरदस्ती है। हाँ, है तो जबरदस्ती, पर आप लोग प्यार से भी कहाँ मान रहे हो। आप सबको तो बेवक्त बासी खाना खाना मंजूर है, पर वक्त के साथ ताज़ा खाना नहीं। नेहा भी अब अपने ससुराल वालों की बात नहीं मान रही थी, और ना ही नेहा के ससुराल वाले उसकी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा सुबह सुबह खाना बनाती है, और रसोई से जब बाहर निकलती है तो टेबल के पास उसका पूरा ससुराल खड़ा था। ये क्या, कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? आप सब लोग सुबह सुबह उठ कैसे गए? और आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? कल तेरे पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी बासी खाना खाने की वजह से, और हम सब ने भी अब बासी खाना खाना छोड़ दिया है, नहीं खाया जा रहा। इसीलिए हम सब ने सोच लिया है कि अब से हम सब सुबह सुबह खाना खाएंगे, कम से कम किसी की तो बात मान जाए। सच में, इसका मतलब अब आप सबको कोई परेशानी नहीं है सुबह खाना खाने से, है ना? तुम सही कह रही थी नेहा, हम लोग ही बेवकूफ थे जो अपने आगे बार बार बस तुम्हें ही गलत बोल रहे थे। तुम तो हम सबके लिए ही इतना कर रही थी, और जब तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ससुराल में आने के बाद आज पहली बार मैं सबको सुबह सुबह ताज़ा खाना खिला पाऊंगी। आप सब बैठिए, मैं अभी सबके लिए खाना लगाती हूँ। इसी के साथ अंत में सुबह सुबह खाना बनाने वाली बहू की बात ही सबको माननी पड़ती है, और अब किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। अखिलेश अपनी बीवी कावेरी, बेटी मीनू और बेटे तोशु के साथ रहता है। वो गांव की एक फैक्ट्री में काम किया करता है। मीनू बेटा, तोशु बेटा, ये लो, तुम दोनों के लिए मैं बाजार से ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लाया हूँ। खाओ और मजे करो। धन्यवाद पापा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मन लगाकर पढ़ाई करते रहना। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। समझ गए बच्चों? हाँ पापा। कावेरी, ये लो, तुम्हारे लिए ये गजरा और ये वसूंडी। तुम्हें पसंद है ना? धन्यवाद जी, लेकिन ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आज मेरी तनख्वाह मिली है मुझे, इसलिए लाया हूँ, रख लो। पर जी, आपको पहले ही इतने खर्चे रहते हैं, ये छोटे मोटे खर्चे करके। अरे मेरी प्यारी बीवी साहिबा, मेरी तनख्वाह ज्यादा हुई है इस बार, चिंता मत करो। मैंने पिछले महीने कई बार ओवरटाइम किया था ना, तो मुझे उसके पैसे भी मिले हैं। अच्छा, ये बात है क्या? अखिलेश अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक रात जब वो फैक्ट्री से काम करके घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में 2 गुंडे एक बूढ़े आदमी को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। ए बुढ़े, चल जल्दी से पैसा दे दे हमारे, वरना यहीं पर तेरा गेम बजा देंगे हम। हाँ, एक बार कही गई बात समझ नहीं आती है क्या तुझे? हाँ, मुझे छोड़ दो। अरे क्यों पीछे पड़े हो हमारे? इस बैग में जरूरी पैसे हैं, मेरी बेटी का इलाज कराना है मुझे। उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। अरे पागल बुढ़े, गुंडे कभी किसी पर दया नहीं करते। छोड़ो इन्हें, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? अरे क्या मिलता है तुम्हें लोगों को लूटकर? चलते फिरते हाथ पांव है तो काम करो, मेहनत करो, मेहनत का खाओ। ए हीरो, ज्यादा भाषण मत दे और निकल यहां से। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तुम दोनों जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बंटी, लगता है इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ विक्की। वो दोनों गुंडे गुस्सा हो जाते हैं और वो वहां पड़े बैम्बू उठाकर अखिलेश को बड़ी बेरहमी से मारते हैं और बूढ़े आदमी के पैसे छीन कर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी खून से लथपथ अखिलेश को फौरन अस्पताल ले जाता है, लेकिन वहां जाने तक अखिलेश अपना दम तोड़ देता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब ये खबर जैसे तैसे कावेरी तक पहुंचती है, तब वो पूरी तरह टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अरे अब हमारा क्या होगा? क्यों चले गए हमें छोड़कर आप? पुलिस उन दोनों गुंडों को पकड़कर उम्र कैद की सजा दे देती है। लेकिन अब कावेरी बहुत अकेली पड़ जाती है। वो अपने कंगन बेचकर घर का किराया देती है। इस महीने तो मैंने जैसे तैसे कंगन बेचकर किराया दे दिया और बाकी पैसों से मैं घर भी चला लूंगी। लेकिन आगे का क्या? अखिलेश जी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं है जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊं। कावेरी बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। वो अब काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। 4 से 5 महीने बीत जाते हैं और अब तो अखिलेश की जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद कावेरी को घर मालिक घर से बाहर निकाल देता है। पंडित जी, मुझे और मेरे बच्चों को इस मंदिर में रहने दीजिए ना। बाहर कितनी भीषण बारिश हो रही है। ऐसे में मेरे बच्चे भीग कर बीमार पड़ जाएंगे। कृपा करके इस लाचार विधवा माँ की मदद कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का हुलिया तो देखो, कपड़ों पर कितने कीचड़ लगा है। तुम लोगों के, और इस हालत में तुम लोग मंदिर जैसी पवित्र जगह में कदम रखना चाहते हो? हाँ, हरगिज नहीं। मैं तुम लोगों को अंदर आने ही नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। तुम लोगों के कारण ये जगह अपवित्र हो जाएगी। ऐसा मत कहिए पंडित जी, हमें अंदर आने दीजिए ना। हाँ पंडित जी। वो लोग खूब विनती करते हैं, लेकिन पंडित जी उन्हें मंदिर में रुकने ही नहीं देते हैं, जिसके बाद उन्हें अब रेलवे स्टेशन पर जाने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो वहां रात भर रुकते हैं और अगली सुबह कावेरी देखती है कि वहां पर एक बूढ़ी औरत आकर भेलपूरी का ठेला लगाती है और लोग बड़े ही चाव से उसकी भेलपूरी खाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है शीला काकी, आपके ठेले की भेलपुरी जैसी भेलपुरी पूरे गांव में नहीं। सच में बहुत ही कमाल का स्वाद है। मजा आ गया है चटपटी भेलपुरी खाकर। चलो अच्छा है। ओह धन्यवाद, और खाओ, ये लो। माँ, क्यों ना आप भी उस अम्मा की तरह भेलपूरी बनाकर बेचो, कितनी अच्छी कमाई होगी ना आपकी भी। हाँ माँ, बात तो तुम दोनों सही कह रहे हो बच्चों। मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया, लेकिन भेलपूरी का ठेला लगाने के लिए भी मुझे चंद पैसों की जरूरत होगी। कावेरी अब सफर कर रहे यात्रियों को जूते पॉलिश कर देती है और ऐसे 5-5 रुपए लेकर वो दिन में अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, जिनके जरिए वो सामान खरीद कर अपना भेलपूरी ठेला लगाती है और उसके भेलपूरी का स्वाद शीला की भेलपूरी से अधिक मजेदार होता है। अरे बहन जी, तुम्हारे ठेले की भेलपुरी तो शीला काकी के ठेले की भेलपुरी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं तो अभी यहीं से खाऊंगा। जी धन्यवाद भाई साहब। इस कावेरी के कारण अब मेरे ठेले पर केवल इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं? नहीं, मैं यूं चुप नहीं रहूंगी। कावेरी, तूने मेरे सामने अपना भेलपूरी का ठेला लगाकर अच्छा नहीं किया। शीला कावेरी की भेलपूरी में मरी हुई छिपकली डाल देती है और जब ग्राहक उस छिपकली को देखता है तभी वो हैरान हो जाता है। नहीं, बचाओ। अरे इस भेलपुरी में तो मरी हुई छिपकली निकली। ये कैसी भेलपुरी बेचती हो तुम? क्या? बाप रे बाप, अरे तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है क्या? अपने लालच के लिए तुम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम बारीकी से ध्यान देकर भेलपूरी बनाती हूँ। मेरा सारा सामान एकदम साफ सुथरा है। लेकिन लोग कावेरी को समझ नहीं पाते और उसे वहां से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो अब अपने बच्चों के साथ दर दर भटकने लगती है। एक रात जब वो एक रास्ते से गुजर रही होती है, तभी कावेरी को एक घर दिखाई देता है जिसमें शीला होती है और उसकी तबीयत काफी खराब होती है। अरे बाप रे, ये तो शीला काकी हैं। इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। कावेरी, खिड़की से झांक मत, मेरी मदद कर। अंदर आ बेटा, मुझे दवाई दे दे। मुझसे खटिया से उठा भी नहीं जा रहा। तेज बुखार के कारण मेरे पूरे बदन में कमजोरी सी आ गई है। चिंता मत कीजिए काकी, मैं आ रही हूँ। मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। कावेरी घर के अंदर जाती है और शीला की देखरेख करती है, जिसके बाद ठीक होने पर शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन शीला काकी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो?
क्योंकि तेरी भेलपूरी में वो मरी हुई छिपकली मैंने मिलाई थी ताकि तू वहां से निकाल दी जाए। क्या? मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अब वहां जाकर सबको कहूंगी कि ये सब मेरी गलती है और तू फिर से वहां पर भेलपूरी बेच पाएगी। शीला काकी, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। कावेरी बेटा, अब तू अपने बच्चों के साथ यहीं मेरे पास रह। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। शुक्रिया काकी। शीला अब रेलवे स्टेशन पर जाकर सबको ये बता देती है कि उसने ही कावेरी की भेलपूरी में मरी हुई छिपकली मिलाई थी। और उसके बाद कावेरी फिर से अपना ठेला लगाने लगती है और ग्राहक भी उसके ठेले पर आकर भेलपूरी खाने का आनंद उठाते हैं और वो पैसे कमाकर फिर से अपने बच्चों को एक खुशहाल जीवन देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।